हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी का डिस्कशन है। आज से हम लोग प्रादेशिक भूगोल भाग 5 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अध्याय 1 के तहत एशिया महाद्वीप के बारे में डिस्कस करेंगे। एशिया महाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल हैं, जैसे दक्षिण पश्चिम एशिया में बहरीन, साइप्रस, इराक, ईरान, इसराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यमन, तुर्की आदि शामिल हैं। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश, भूटान, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल और अफगानिस्तान आता है। दक्षिण पूर्वी एशिया के अंतर्गत ब्रुनेई, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और वियतनाम आता है। पूर्वी एशिया के अंतर्गत चीन, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और ताइवान आता है। मध्य एशिया के अंतर्गत कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान आता है। साइबेरिया प्रदेश के अंतर्गत रूस आता है। ये एशिया महाद्वीप का राजनीतिक मैप है। मैप को उठाइए और कौन से देश कहां पर हैं इंडिकेट कीजिए। एक बार अच्छे से एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा। इसके बाद एशिया महाद्वीप के सामान्य परिचय के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, विश्व के कुल भूभाग का लगभग 1/3 भाग जो है एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। यानी कुल भूभाग का 29.9% जो भाग है वो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत है, जिसका क्षेत्रफल 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर है। एशिया सभी महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसका अक्षांशीय विस्तार 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच है। लेकिन एशिया की मुख्य भूमि का संपूर्ण भाग जो है वो विषुवत वृत्त के उत्तर में स्थित है। इसका पूरा पश्चिमी विस्तार जो है 26 डिग्री पूर्वी देशांतर से 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक है। इस प्रकार देशांतरीय दृष्टि से एशिया का अधिकांश भाग जो है वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एशिया और यूरोप के बीच यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर और कॉकेसस पर्वत तथा काला सागर सीमा बनाते हैं, जबकि न्यू गिनी द्वीप एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीच के सीमा जो है माना जाता है। इस महाद्वीप में भू आकृतियों और स्थलाकृतियों तथा जलवायु और जीव जंतुओं और वनस्पतियों एवं मानव सभ्यताओं की विविधता पाई जाती है, इसीलिए इसे विषमताओं का महाद्वीप भी कहा जाता है। एशिया 3 ओर से महासागरों से घिरा हुआ है। पूरब में प्रशांत महासागर से, दक्षिण में हिंद महासागर से, उत्तर में आर्कटिक महासागर से यानी बर्फ से ढका हुआ है और पश्चिमी सीमा जो है कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल है। एशिया महाद्वीप, अगर एशिया महाद्वीप के मुख्य भूमि के बारे में अगर बात करें तो एशिया महाद्वीप के उत्तरी बिंदु याद रखिएगा रूस के चिल्यूस्किन अंतरिप है। यहाँ इसकी जो पोजीशन आप देख सकते हैं 77 डिग्री 43 मिनट नॉर्थ। दक्षिणी बिंदु जो है एशिया महाद्वीप के दक्षिणी बिंदु तानजुंग पियाई मलेशिया में और पूर्वी बिंदु देजनोवा अंतरिप साइबेरिया रूस में और पश्चिमी बिंदु वास्पोरस अंतरिप तुर्की में। तो उत्तरी बिंदु एशिया महाद्वीप के उत्तरी बिंदु है चिल्यूस्किन अंतरिप रूस, दक्षिणी बिंदु तानजुंग पियाई मलेशिया, पूर्वी बिंदु देजनोवा अंतरिप साइबेरिया रूस, पश्चिमी बिंदु वास्पोरस अंतरिप तुर्की। एशिया का उच्चतम तापमान 54 डिग्री सेंटीग्रेड इजराइल के तिरात जवी, जबकि न्यूनतम तापमान -69 डिग्री सेंटीग्रेड साइबेरिया के बर्खोयांश में पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा या उच्चतम तापमान तिरात जवी है। कहां पर? तिरात जवी 54 डिग्री सेंटीग्रेड। इजराइल के तिरात जवी में सबसे ज्यादा टेम्परेचर आपको जो है एशिया में देखने को मिलेगा और सबसे कम टेम्परेचर -69 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो वर्खोयांश साइबेरिया के वर्खोयांश में पाया जाता है। एशिया महाद्वीप के द्वीपों के सागर तटों की लंबाई को छोड़कर इसकी जो समुद्री तट है वो कितना किलोमीटर लंबा है? तो 69,000 किलोमीटर लंबा। तो एशिया महाद्वीप के द्वीपों के सागर तटों की लंबाई को अगर छोड़ दिया जाए तो समुद्री तट की लंबाई 69,000 किलोमीटर है। यहाँ के भू क्षेत्र का औसत विस्तार उत्तर से दक्षिण 6,440 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम 9,650 किलोमीटर है। इसके बाद अगर बात करें तो एशिया महाद्वीप का जो भौतिक विभाजन है, एशिया महाद्वीप का भौतिक विभाजन, इसका जो पहला मतलब विभाजन है उत्तरी निम्न भूमियां, इसके बाद मध्यवर्ती पर्वत श्रेणियां, दक्षिणी पठार, नदी घाटियां और द्वीप समूह।
उत्तरी निम्न भूमियों के बारे में अगर बात करें तो एशिया महाद्वीप का उत्तरी भाग एक विस्तृत निम्न भूमि है, लो लैंड है, जो पश्चिम में यूराल पर्वत और पूरब में लीना नदी के मध्य विस्तृत है, फैला हुआ है। इस निम्न भूमि को साइबेरिया का मैदान कहते हैं, जो त्रिभुजाकार है। इसका पश्चिमी भाग समतल और अवसादी शैलों से निर्मित है, अवसादों से, ठीक है, जबकि इसका पूर्वी भाग अपर्दित पठार के रूप में है। इस मैदान के उत्तर में आर्कटिक महासागर स्थित है और दक्षिण पूर्व में पर्वतीय और पठारी भाग जो है स्थित है। यह एक हिमानी घर्षित निम्न मैदान है। इस मैदान में ओब, एनीसी और लीना नदियां प्रवाहित होती हैं, याद रखिएगा। और ये मध्य एशिया की उच्च भूमियों और पर्वतों से निकलकर उत्तर की ओर बहती हैं। इसके बाद अगर बात करें तो मध्यवर्ती पर्वत श्रेणियां हैं। देखिए, उत्तरी निम्न भूमियों के दक्षिण में वल्लित पर्वतों और पठारों का जाल फैला हुआ है, विस्तृत है, जो एशिया के 20% भूभाग पर ये फैले हुए विस्तृत हैं। ये पर्वत और पठार इस महाद्वीप के बीच में स्थित हैं। पामीर पठार से अनेक पर्वत श्रृंखलाएं विभिन्न दिशाओं से आकर मिलती है तथा पामीर ग्रंथि का निर्माण करती है। पामीर पठार को विश्व की छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि यह विश्व में सबसे ऊंचा पठार है। और पामीर पठार से पश्चिम की ओर हिंदू कोश, उत्तर पूर्व की ओर तिएन शान और पूर्व की ओर कुनलुन शान, दक्षिण पूर्व की ओर काराकोरम व हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं फैले हुए हैं। दक्षिण पश्चिम की ओर सुलेमान, किरथर, जाग्रोस पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। मध्यवर्ती पर्वतमालाओं के अंतर्गत बृहत हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी जो ऊंचाई है 8,848.86 मीटर है, याद रखिएगा, 8,848 लगभग, याद रखिए। दक्षिणी पठार के बारे में अगर बात करें तो मध्यवर्ती पर्वतीय पट्टी के दक्षिण में अनेक पठार हैं, जो प्राचीन शैलों से, काफी पुराने पत्थरों से जो है निर्मित है। ये शैल इन पर्वत श्रेणियों से भी अधिक प्राचीन है। यह पठार एशिया महाद्वीप की मुख्य भूमि से दक्षिण की ओर निकले हुए प्रायद्वीपों के बड़े भूभाग पर फैला हुआ है। इसके अंतर्गत 3 पठार शामिल किए जाते हैं। ये जो 3 पठार है, अरब का पठार है, दक्कन का पठार है और हिंद चीन का पठार, ये तीनों जो पठार हैं वो सम्मिलित हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो एशिया की जो प्राकृतिक है, एशिया प्राकृतिक, ये जो मैप है आप इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। ऊपर में आर्कटिक महासागर है, नीचे हिंद महासागर है, पश्चिम की तरफ जो है आप इधर देख सकते हैं, ये जो है आपका अफ्रीका है, और इधर जो है ये आपका प्रशांत महासागर है। तो इस मैप को एक बार देख लीजिए। गोबी मरुस्थल कहाँ पे है, तकला मकान मरुस्थल कहाँ पे है, थार मरुस्थल कहाँ पे है, ईरान का पठार कहाँ पे है, नंगा पर्वत कहाँ है, तिब्बत का पठार कौन है। तो ये लोकेशन आप एक बार याद रखिएगा। ड्रिटिम पठार कहाँ पे है, बैकाल पर्वत कहाँ पे है, और विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो बैकाल झील है। और विश्व का सबसे ऊंचा और बड़ा जो मतलब कि पठार है वो तिब्बत का पठार है। तीसरा ध्रुव, इसको मतलब कि तीसरा ध्रुव के रूप में इसे जाना जाता है। इसके बाद याद रखिएगा, विश्व का छत किसको बोलते हैं, पामीर के पठार को बोलते हैं। और महाद्वीपों का सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो भी इसमें मैप में दिया गया है, एक बार आप अच्छे से इसको एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित अरब का प्रायद्वीपीय पठार पूर्व में फारस के खाड़ी, पश्चिम में लाल सागर और दक्षिण में अरब सागर से घिरा है। तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित अरब का प्रायद्वीपीय पठार जो है पूर्व में फारस के खाड़ी से, पश्चिम में लाल सागर और दक्षिण में अरब सागर से घिरा हुआ है। यह एक शुष्क और रेतीला मरुस्थल है जो प्राचीन कठोर शैलों से, पत्थरों से निर्मित है। यह पठार गोंडवाना भूमि का भाग है। दक्कन का पठार या भारतीय प्रायद्वीपीय पठार भी प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है, जो आग्नेय और कयांत्रित शैलों से निर्मित हैं। इन जो ये पठारी क्षेत्र है, इस पठारी क्षेत्र के पश्चिमी भाग में पश्चिमी घाट की पहाड़ियां, पूर्वी भाग में कम ऊंची और विच्छिन्न पहाड़ियां पूर्वी घाट के जो है रूप में विस्तृत हैं, कटे छटे। हिंदी देखिए, अगर बात करें तो हिंद चीन का पठार जो है, हिंद चीन का पठार कंबोडिया, लाओस और वियतनाम में फैले हुए हैं, जो नदियों के द्वारा अपर्दित हो गए हैं। इस पठार के अंतर्गत शान, क्विचाऊ और यूनान के पठार जो है सम्मिलित हैं।
नदी घाटियों के बारे में अगर बात करें तो एशिया महाद्वीप में पर्वतों और पठारों के बीच विश्व के कुछ सबसे अधिक उपजाऊ नदी घाटियां स्थित हैं, रिवर वैलीज स्थित हैं, जैसे दजला फरात, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, इरावदी, मीनाम और मेकांग, हवांगहो, ये सभी जो है काफी मतलब कि उपजाऊ मतलब कि भूमि वाले नदियां हैं। ये जहां जहां से गुजरती हैं वहां की भूमि काफी उपजाऊ है, कृषि कार्यों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। यांगसी और सिकियांग भी ये नदियां जो है मतलब कि काफी महत्वपूर्ण है कृषि के उद्देश्य से। ये नदी घाटियां विश्व के सर्वाधिक सघन बसे क्षेत्रों में शामिल की जाती हैं। दजला फरात का मैदान इराक में दजला और फरात नदियों के द्वाब पर विस्तृत है। ये दोनों नदियां उत्तर में टॉरस पर्वत से निकलकर दक्षिण की ओर बहती हुई फारस के खाड़ी में, यानी जो फारस की खाड़ी है, ये नदी जाके फारस की खाड़ी में गिर जाती है। फारस के खाड़ी में गिरने से पूर्व ये दोनों नदियां आपस में मिलकर संयुक्त रूप से जो है मतलब कि सत अल अरब कहलाती हैं। सत अल अरब। प्राचीन काल में दजला फरात के घाटियों में ही बेबीलोन, असीरियन, सुमेरियन आदि सभ्यताओं का विकास हुआ था। यह मैदान दक्षिण पश्चिम एशिया के शुष्क मरुस्थल का ही एक भाग है। भारतीय महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान सुलेमान किर्थर श्रेणियों के पूर्व में और हिमालय पर्वत के दक्षिण में स्थित है। तो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है सुलेमान किर्थर श्रेणी के पूर्व में तथा हिमालय पर्वत के दक्षिण में विस्तृत है, फैला हुआ है। यह मैदान विश्व का सर्वाधिक विस्तृत जलोढ़ मैदान है। सिंध का मैदान या सिंधु का मैदान अधिकांशतः पाकिस्तान में विस्तृत है, फैला हुआ है, जबकि गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। हवांगहो का मैदान उत्तर चीन में जो है विस्तृत है, जो हवांगहो और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बहा कर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से निर्मित है। मध्यवर्ती चीन में विस्तृत यांगसी का मैदान उपजाऊ होने के कारण चीन का सर्वाधिक सघन आबादी वाला क्षेत्र है। सिकियांग का मैदान चीन के दक्षिणी भाग में स्थित एक संकरा मैदान है जो चावल और चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। एशिया महाद्वीप में स्थित प्रमुख नदियों के जो मैदान हैं आपको याद रखना है, जैसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है ये किन किन देशों में फैला हुआ है। तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है इसका विस्तार भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में है। दजला फरात का मैदान का जो विस्तार है इराक में है। इरावदी का मैदान म्यांमार में है। मीनाम का मैदान थाईलैंड में है। मेकांग का मैदान इंडो चीन में है और हवांगहो का मैदान चीन में है। यांगसी का मैदान चीन में है और सिकियांग का मैदान भी चीन में है। द्वीप समूह के बारे में अगर बात करें तो एशिया महाद्वीप के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग में मुख्य स्थल के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर अनेक द्वीप और द्वीप समूहों की जो है चापाकार श्रृंखला मिलती है। तो एशिया महाद्वीप के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भाग में मुख्य स्थल के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर अनेकों द्वीप और द्वीप समूहों की चापाकार जो है श्रृंखला मिलती है। ठीक है, इन द्वीपों का निर्माण टर्शियरी या तृतीयक युगीन नवीन वलित पर्वत श्रेणियों के साथ हुआ था। वास्तव में ये द्वीप समूह वलित पर्वत श्रेणियों के उच्च भाग है जो कालांतर में सागर में डूब गए थे। इनमें से अधिकांश द्वीपों का मध्यवर्ती भाग पर्वतीय है और इनके चारों ओर संकीर्ण तटवर्ती मैदान हैं, जैसे इंडोनेशिया, फिलीपींस और जापान। एशिया महाद्वीप की जलवायु के बारे में अगर बात करें तो देखिए, पर्वतीय अवरोध का एशिया में पूरब से पश्चिम तक जो है विस्तार तथा यूरोप के साथ इसकी खुली सीमा भी एशिया की जलवायु को प्रभावित करती है। तो पर्वतीय अवरोध के कारण एशिया के पूरब से पश्चिम का जो विस्तार है और यूरोप के साथ इसकी खुली हुई सीमा भी जो है ये एशिया के जलवायु को क्या करती है, इफेक्टेड करती है। एशिया के अधिकांश भागों में शीतकाल में जो है वर्षा नहीं होती है। तो एशिया के अधिकांश भाग में शीतकाल के समय में वर्षा नहीं होती है, याद रखिएगा। उत्तर पूर्वी साइबेरिया में बर्खोयांस्क उत्तरी गोलार्ध का सबसे ठंडा स्थान है। यहाँ का टेम्परेचर -86 डिग्री सेंटीग्रेड है। भारत के मेघालय राज्य का मानसीराम जो है याद रखिएगा, पूर्वी खासी पहाड़ियों का ये गांव है मानसीराम। यहाँ ये जो है ये विश्व का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। यहाँ पे 1200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त होती है। इसके विपरीत लाल सागर से मंगोलिया तक विस्तृत एक ऐसा विशाल क्षेत्र है जहां वर्षा अत्यधिक अल्प मात्रा में होती है, लगभग 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो विषुवत रेखा के जो विषुवत रेखा है इसके ध्रुवीय प्रदेश तक विस्तृत एशिया महाद्वीप की जलवायु में अनेक विविधताएं पाई जाती हैं। विश्व के द्वितीय
उच्चतम जैकोबाबाद, पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान में जैकोबाबाद, इस यहाँ का जो टेम्परेचर है 54 डिग्री सेंटीग्रेड है। और न्यूनतम यानी वर्खोयांस्क रूस में, इसका जो टेम्परेचर है -60 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, यहाँ का तापमान जो है मतलब कि विश्व के द्वितीय उच्चतम और न्यूनतम तापमान भी यहीं पे अंकित किए गए हैं, यानी जैकोबाबाद और वर्खोयांस्क की जो टेम्परेचर है यहीं पे अंकित किए गए हैं। एशिया की जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से कारक हैं? तो पहला है अक्षांशीय विस्तार, दूसरा है समुद्र से दूरी, तीसरा है उच्च पर्वत श्रेणियां। ये सभी यानी ये जो तीनों कारक हैं एशिया के जलवायु को प्रभावित करते हैं। एशिया के देखिए मध्यवर्ती भाग में स्थित जो उच्च पर्वत श्रेणियां हैं, इसकी जलवायु के निर्धारण में, जो उच्च पर्वत श्रेणियां हैं ये जलवायु के निर्धारण में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये पर्वत श्रेणियां दो भागों में विभाजित होती हैं, उत्तर में शुष्क एशिया और दक्षिण में मानसूनी एशिया। यही पर्वत श्रेणियां साइबेरियाई बर्फीली पवनों को जो है अवरोध का कारण या अवरोधित करके दक्षिण पूर्वी एशिया को अत्यधिक शीतलहर से या शीतल होने से बचाती हैं। जलवायु के आधार पर एशिया को 3 प्रदेशों में विभाजित किया जाता है, मानसूनी एशिया, शुष्क एशिया और आपका शीतल एशिया। तो जलवायु के आधार पर एशिया का विभाजन 3 रूपों में होता है, मानसूनी, शुष्क और शीत एशिया में। मानसूनी एशिया के बारे में अगर बात करें तो दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के प्रदेशों की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। मानसूनी जलवायु में 6 महीने समुद्री समीर, यानी समुद्री समीर का मतलब है सागर से स्थल की ओर पवन का चलना, ये कब होता है? ग्रीष्म काल में होता है। और इसकी कंडीशन क्या है? इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी काफी बार जो है डिस्कस कर चुके हैं, तो काफी बार डिस्कशन हो चुका है। स्थल समीर और आपका मतलब कि जो समुद्री समीर है और जो स्थल समीर है वो क्या है, किस समय इनका मतलब कि उद्भव होता है और कैसे इनका डायरेक्शन होता है, चेंज होता है, ये तमाम पहलुओं के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि स्थल समीर और समुद्री समीर क्या है। तो 6 महीने जो है समुद्री समीर सागर से स्थल की ओर, और 6 महीने जो है स्थलीय समीर यानी स्थल से सागर की ओर, यानी ये शीतकाल में जो है चलती हैं। ग्रीष्म ऋतु में पश्चिमोत्तर भारत से लेकर ईरान तक जो है विस्तृत मरुस्थलीय भाग में निम्न दाबीय क्षेत्र बन जाते हैं। एक दूसरा निम्न दाबीय क्षेत्र हिमालय के उत्तर में जो है हिमालय के उत्तर में मध्य एशिया में बनता है, और इसके विपरीत हिंद महासागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर पर उच्च दाबीय क्षेत्र जो है स्थित होते हैं। इन दोनों विपरीत स्थितियों के कारण महासागरों से स्थल की ओर आर्द्र पवनें, वेट विंड जो है चलने लगती हैं, जिसे ग्रीष्मकालीन मानसून कहा जाता है। शुष्क एशिया के बारे में अगर बात करें तो मध्य एशिया, मंगोलिया और दक्षिण पश्चिम एशिया के कुछ भागों में शुष्क जलवायु पाई जाती है। इन प्रदेशों में औसत वार्षिक वर्षा जो होता है 2.5 से 20 सेंटीमीटर के बीच होता है। वर्षा की अपेक्षा जो है वाष्पीकरण की प्रक्रिया तीव्र होती है, तो वर्षा कम और इसकी वाष्पीकरण काफी ज्यादा होता है, तो याद रखिएगा। इसके बाद है शीत एशिया। साइबेरिया का अधिकांश क्षेत्र शीत जलवायु के अंतर्गत आता है। शीत ऋतु में यहाँ का तापमान -60 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है। तटीय भागों से अंदर की ओर जाते हुए वार्षिक वर्षा में भारी कमी आती है, और विश्व में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर इसी जलवायु प्रदेश में पाया जाता है। और निम्न तापमान के कारण मिट्टी का तापमान हिमांक से भी नीचे रहता है, इसलिए इस मिट्टी को फार्माफ्रोस्ट अथवा सदा जमी रहने वाली मृदा कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में खेती करना अत्यधिक जटिल होता है। मान लीजिए अगर मिट्टी फ्रीज है, यानी जमा हुआ है, बर्फों से लदा हुआ है, तो वहां पे खेती नहीं की जा सकती है। एशिया के मिट्टी के बारे में अगर बात करें तो एशिया के प्रदेश जो हैं, एशिया प्रदेश या एशिया के जो प्रदेश हैं, ये भी जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति प्रदेशों से अनुकूलता रखते हैं। एशिया की जो भूमि है जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति प्रदेशों से अनुकूलता जो है रखते हैं। उत्तर में टुंड्रा प्रदेश में पाई जाने वाली मृदा निम्न तापमान के कारण जमी रहती है। टुंड्रा की पेटी के नीचे टैगा की पेटी है, जिसकी मृदा पोर्टजोल कहलाती है, और इन मृदाओं में एसिडिटी या अम्लता अधिक होती है। टैगा के दक्षिण में पतझड़ और कोणधारी वृक्षों वाली पेटी है, जिसकी मिट्टी काले रंग की है। इन मिट्टियों में जीवाश्म की मात्रा काफी ज्यादा होती है।
जिन मरुस्थलीय स्थानों पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वहां मिट्टी उपजाऊ होती है। इन मिट्टियों में कल्लर और ऊसर उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। देखिए, पर्वतीय ढलानों पर मिट्टी की परत पतली होती है जिसमें कटाव की प्रबल प्रवृत्ति होती है। पर्वतीय ढलानों पर मिट्टी की परत क्या होती है? पतली होती है। जब वर्षा होता है तो मिट्टी का कटाव काफी ज्यादा होता है, या तेज हवा भी चलता है तो मिट्टी काफी जो है कट जाता है, मिट्टी का ह्रास होता है। उष्ण, आर्द्र और मानसूनी प्रदेशों में पाई जाने वाली पेडाल्फर प्रकार की जो मिट्टियां हैं इनमें आयरन के ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। तो पेडाल्फर में आयरन के ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, याद रखिएगा। इसके बाद एशिया के प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव के बारे में अगर बात करें तो एशिया के उत्तरी तट के साथ साथ टुंड्रा वनस्पति की पेटी है। एशिया के उत्तरी तट के साथ साथ टुंड्रा वनस्पति की पेटी है, जहां ग्रीष्म ऋतु छोटी और ठंडी होती है जबकि शीत ऋतु लंबी और अत्यधिक ठंडी होती है। काई व लाइकेन यहाँ की मुख्य वनस्पति है। इस प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पशु रेंडियर यानी हिरण की एक प्रजाति है, रेंडियर। टुंड्रा प्रदेश के दक्षिण में शकुंधारी वनों के विस्तृत पेटी है जिसे टैगा कहते हैं। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच हिम के रूप में होती है। टैगा प्रदेश मुलायम लकड़ी वाले वृक्षों जैसे चीड़, फर और स्प्रूस के लिए जाना जाता है। टैगा वनों में समूर यानी मुलायम बालों वाली खाल वाले जानवर जैसे लोमड़ी, सेंबल और मिंक आदि पाए जाते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, टैगा के दक्षिण में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं जिन्हें स्टेपीज कहा जाता है। इस प्रदेश में शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडा और ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी पड़ती है तथा वार्षिक वर्षा यहाँ पे 20 से 40 सेंटीमीटर के बीच होती है। दक्षिण पश्चिम और मध्य एशिया के विशाल भूभाग पर मरुस्थल है जिनमें अरब और थार के उष्ण मरुस्थल शामिल हैं, जबकि मध्य एशिया में गोबी और एशिया का सबसे बड़ा ये मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है, और तिब्बत के ठंडे मरुस्थल हैं। तो याद रखिए, जबकि मध्य एशिया में गोबी एशिया का सबसे ठंडा मरुस्थल है और तिब्बत के ये ठंडे मरुस्थल हैं। ऊंट, गधा और एक विशिष्ट प्रकार का छोटा हिरण इस प्रदेश के प्रमुख पशु हैं। दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया में मानसूनी वन पाए जाते हैं। इस प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु गर्म और आर्द्र होती है। यहाँ अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु में 62 से 125 सेंटीमीटर के बीच होती है। इन वनों का विशिष्ट पशु हाथी है। उत्तर पूर्वी एशिया में अपेक्षाकृत अधिक ठंडी जलवायु मिलने के कारण शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। एशिया के सुदूर दक्षिण भागों में जो विषुवत वृत्त के अधिक निकट है विषुवतीय वर्षा वन पाए जाते हैं। इसके बाद एशिया वन संसाधन के बारे में अगर बात करें तो देखिए, एशिया में मुख्यतः 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। एशिया में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? मुख्यतः 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं, याद रखिएगा। एशिया में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन, रूस, जापान और हिमालय के पर्वतीय प्रदेश से में जो अगर बात करें तो शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी जो वन है रूस, जापान और हिमालय के पर्वतीय प्रदेशों में समुद्र तल से लगभग 1600 से 3300 मीटर की ऊंचाई के बीच पाए जाते हैं। इन वनों में मुलायम लकड़ी प्राप्त होती है जो इमारती कार्यों और कागज की लुगदी तथा रेयान बनाने में काम आती है। मानसूनी वन दक्षिण पूर्वी और पूर्व एशिया में पाए जाते हैं। इन वनों में सागौन, साल और बांस जैसे उपयोगी वृक्षों की प्रधानता है। इसके बाद अगर बात करें तो एशिया के कृषि, एशिया महाद्वीप में जो कृषि है इसका क्या भूमिका है, किस प्रकार की कृषि की जाती है और मतलब कि प्रमुख फसलें क्या हैं, कितने प्रकार के कृषि पद्धतियां विस्तृत हैं या मतलब कि प्रचलित हैं, और इसके बाद यहाँ की जो कह सकते हैं कि जो प्रमुख फसलें हैं, कौन कौन से फसलें हैं, किस प्रकार से इन फसलों की जो है कृषि की जाती है, तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एशिया की कुल भूमि का 6ठा भाग जो है लगभग 17% कृषि योग्य है। तो एशिया के जितने भी भूभाग हैं इसका 17% पर ही कृषि की जाती है, जो मुख्य रूप से मैदान और नदी घाटियों में फैले हुए हैं। एशिया में कृषि योग्य भूमि की दृष्टि से भारत में 50% और चीन में 37% जो है कृषि होती है। ये दोनों प्रथम और द्वितीय स्थान पे हैं। तो भारत पहले और चीन द्वितीय स्थान पे है। एशिया में प्राचीन से आधुनिक तक सभी प्रकार के प्रमुख कृषि पद्धतियां देखी जा सकती हैं। पहला है स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि।
यह फसलें उगाने की सबसे प्राचीन पद्धति है। इसमें कृषि के विविध कार्यों जैसे मिट्टी की जुताई करना, फसलों को काटना, ये सभी कार्य साधारण और अपरिष्कृत उपकरणों के द्वारा किया जाता है, यानी अच्छे टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं होता है। इस प्रकार के कृषि में वन के एक भाग को आग लगाकर साफ कर लिया जाता है। इस क्षेत्र पर निरंतर कृषि करने के परिणाम स्वरूप अगर बात करें तो याद रखिएगा 2-3 वर्षों बाद मृदा की उर्वरता समाप्त हो जाती है, तब इस भूमि को छोड़ दिया जाता है और वन मतलब कि दूसरे वन के लिए जो है कृषि कार्य करने के लिए दूसरे वन को ढूंढना शुरू कर दिया जाता है। तो दूसरे वन को साफ करके फिर उसको कृषि के योग्य जो है बनाया जाता है। एक स्थान पर कृषि तब तक किया जाता है जब तक कि वहां के मिट्टी की उर्वरता समाप्त न हो जाए, और जैसे ही समाप्त हो जाता है उस भूमि को, उस जगह को छोड़कर दूसरे भूमि पर दूसरे जंगलों को साफ किया जाता है, फिर वहां पे कृषि कार्य प्रारंभ कर दी जाती है। यह है स्थानांतरित या झूमिंग कृषि। स्थानांतरित कृषि में फसलों की उत्पादकता बहुत कम होती है। इसके बाद है सघन कृषि। इस प्रकार के कृषि पद्धति दक्षिण एशिया में सर्वाधिक प्रचलित है। एशिया के मैदानी क्षेत्रों और नदी घाटियों में जनसंख्या घनत्व अधिक होने के कारण कृषि कार्यों को करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में श्रमिक उपलब्ध रहते हैं। सघन कृषि में प्रायः खेत का आकार छोटा होता है, फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी अधिक होता है। किसान एक ही खेत में एक वर्ष में 2 या 3 फसलें जो है उगा लेते हैं। इसके बाद है विस्तृत कृषि। इस प्रकार की कृषि पश्चिमी साइबेरिया और मध्य एशिया के कुछ क्षेत्रों में की जाती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अपेक्षाकृत कम है। वह खेतों का आकार बड़ा है। खेतों में कृषि के जो कार्य हैं मशीनों के द्वारा किए जाते हैं। यह खेती वैज्ञानिक पद्धति के अनुरूप की जाती है, जिससे कुल उत्पादन अधिक होता है। इसके बाद प्रमुख फसलें हैं। एशिया में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें जो है चावल है, गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, दालें, तिलहन, गन्ना, चाय, कपास, पटसन और रबर है। चावल की खेती मुख्यतः मानसूनी एशिया तक सीमित है, मानसूनी प्रदेश तक, क्योंकि इसे वर्षा और अधिक पानी तथा उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके मुख्य उत्पादक देश भारत, चीन, जापान, बांग्लादेश, दक्षिण पूर्वी एशिया है। ठीक है। इसके बाद गेहूं जो है एशिया महाद्वीप के उपोष्ण और शीतोष्ण भागों की मुख्य फसल है। पश्चिमी साइबेरिया, कजाकिस्तान, चीन, उत्तरी भारत और पाकिस्तान आदि गेहूं के प्रमुख उत्पादक राष्ट्र हैं। मोटा अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी को अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगाया जाता है। गन्ना उगाने के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु एवं अच्छे जल निकासी वाली उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। यह भारत, चीन, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, थाईलैंड की एक महत्वपूर्ण फसल है। चाय उष्ण और आर्द्र जलवायु में अच्छे जल निकासी वाले उपजाऊ पहाड़ी ढालों पर उपजाई जाती है या उसको उगाया जाता है। चाय के प्रमुख उत्पादक देश भारत, श्रीलंका, चीन, जापान और इंडोनेशिया है। इसके बाद कपास और पटसन जो होता है, ये दो मतलब कि बहुत महत्वपूर्ण फसलें हैं, जूट और कॉटन, जिनसे रेशा प्राप्त किया जाता है। कपास को शुष्क जलवायु में उगाया जाता है। इसके प्रमुख उत्पादक राष्ट्र चीन है। मध्य एशिया के देश जैसे ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान है। रबर एशिया की एक अन्य महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल है। यह मुख्य रूप से मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, भारत, चीन और श्रीलंका में उगाई जाती है। थाईलैंड में विश्व का सबसे ज्यादा रबर उत्पादन होता है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में एशिया के संदर्भ में खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।